हर रात प्रिया को अपने प्यारे कुत्ते शेरू के साथ शांति और सुकून मिलता था। उसका वफादार साथी उसके बिस्तर के पास चुपचाप सोता था। लेकिन उस सुबह कुछ ऐसा बदला जिसने उसकी दुनिया हिला दी। प्रिया जब सोकर उठी तो उसे अपने शरीर में एक गहरी बेचैनी महसूस हुई। जल्द ही एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसका कोई मतलब नहीं बनता था। वह गर्भवती थी। यह कैसे हो सकता था? पिछले कई महीनों से उसका किसी भी पुरुष के साथ कोई करीबी संपर्क नहीं था, कोई डेटिंग नहीं, कोई रिश्ता नहीं। तो फिर यह बच्चा कहाँ से आया? क्या उसके प्यारे कुत्ते का इस भयानक रहस्य से कोई लेना देना था? यह कहानी एक ऐसी सच्चाई को उजागर करेगी जो आपके हर विश्वास को हिला देगी, और जब राज खुलेगा तो आप अवाक रह जाएंगे। उस सुबह प्रिया के लिए अपनी आंखें खोलना भी एक सज़ा जैसा लग रहा था। उसे ज़ोरों की मतली महसूस हुई। उसका पेट मरोड़ रहा था, सिर तेज़ दर्द से फटने लगा था और मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था। कमरे में शेरू के बालों की हल्की गंध उसे और भी परेशान कर रही थी। उसने अपना चेहरा ढंक लिया और बिस्तर के पास शांति से लेटे शेरू को देखा, जो हमेशा की तरह शांत लग रहा था, लेकिन कुछ भी सामान्य नहीं था। मतली की लहरें बार बार आ रही थीं और पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सा हल्का दर्द हो रहा था। जब प्रिया ने उठने के लिए कंबल हटाने की कोशिश की तो पूरी दुनिया घूमने लगी। उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह बाथरूम तक पहुंची और टॉयलेट के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसे तुरंत जोरों की उल्टी हुई, जिसका स्वाद बहुत कड़वा था। प्रिया लड़खड़ाते हुए किचन में गई, जहां उसका बेटा रोहन डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। अपनी माँ को देखकर उसने चिंता से अपना चेहरा सिकोड़ लिया। माँ, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर और बेजान थी। क्या आप बीमार हैं? रोहन ने पूछा। शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है। प्रिया ने फ्रिज खोला, लेकिन खाने की तेज गंध से उसे फिर से मतली आने लगी और उसे पीछे हटना पड़ा। उसका पेट एक बार फिर मरोड़ने लगा। रोहन ने सिर हिलाया और मजाक में कहा, माँ, आप तो बिल्कुल गर्भवती महिला जैसी लग रही हैं। रोहन का वह हल्का फुल्का बेपरवाह मजाक प्रिया के दिल में एक चाकू की तरह चुभ गया। वह एक पल के लिए सन्न रह गई। उसने गहरी सांस ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, बकवास मत करो रोहन, मेरे पेट में बस दर्द है। लेकिन ये बात प्रिया के दिमाग में गूंजती रही। वह जानती थी कि जो लक्षण वह अनुभव कर रही थी, मतलब पेट दर्द और खासकर सीने में जकड़न, गर्भावस्था के लक्षणों से बहुत मिलते जुलते थे। अपनी टूटी हुई शादी के बाद प्रिया ने एक अकेली जिंदगी जीना चुना था। वह पूरी तरह से खुद पर और रोहन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वह डेटिंग नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि किसी से मिलती जुलती भी नहीं थी। वह दिल्ली के अपने छोटे से मोहल्ले में एक सादा शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। फिर भी रोहन के मासूम मजाक ने प्रिया के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। उसे एक गहरी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ गलत हो गई हो। जैसे ही प्रिया ने अपनी चाय का कप उठाने की कोशिश की, वह अचानक रुक गई। मतली की एक और लहर उसके अंदर उठी और ठीक उसी पल एक अजीब और पागलपन भरा ख्याल उसके दिमाग में आया। शेरू, उसका कुत्ता। हर रात वह उसके बिस्तर के पास सोता था, एक खामोश रक्षक जो हमेशा उसके साथ रहता था। हाल ही में वह इतनी थक जाती थी कि उसे याद भी नहीं रहता था कि वह कब सो गई। क्या यह सिर्फ साधारण थकान थी? क्या वाकई ऐसा था? लेकिन शक का बीज उसके मन में गहरी जड़ें जमा चुका था। एक बेचैनी भरा साया बढ़ने लगा था। पिछले कुछ महीनों से ऐसी रातें थीं जब प्रिया इतनी गहरी नींद में सोती थी कि उसे याद ही नहीं रहता था कि उसने क्या सपना देखा। वह हमेशा थका हुआ और अजीब महसूस करती थी। इन उलझे हुए एहसासों के बीच एक भयानक विचार कौंधा, क्या हो अगर शेरू ने उसके साथ कुछ किया हो? प्रिया ने जोर से अपना सिर हिलाया, खुद से कहा, यह बकवास है, बिल्कुल बकवास।
उसने उस पागलपन भरे विचार को दूर करने की कोशिश की, लेकिन एक बार जब शक पैदा हो जाता है तो उसे दूर करना मुश्किल होता है। उसने शेरू को देखा जो लिविंग रूम के एक कोने में शांति से अपने पंजे चाट रहा था, हमेशा की तरह शांत। शेरू ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी मासूम आंखों ने प्रिया को पहले से कहीं ज़्यादा डरा दिया। एक सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। नहीं, इस विचार को रोकना होगा, उसने खुद से कहा। प्रिया जल्दी से अपने कमरे में गई, कपड़े बदले, अपना पर्स और स्कूटर की चाबियां लीं। रोहन माँ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, कुछ चाहिए हो तो फ़ोन करना। ठीक है, माँ रोहन ने अपने फ़ोन की स्क्रीन से नज़रें हटाए बिना जवाब दिया। दवा की दुकान के रास्ते में स्कूटर खामोशी में डूबा हुआ था। प्रिया धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी, लेकिन उसका दिमाग विचारों के जंजाल में फांसा हुआ था। सब कुछ बहुत उलझा हुआ था। जो लक्षण वह अनुभव कर रही थी, मतली पेट दर्द, गंध के प्रति संवेदनशीलता, शायद सिर्फ लू लगने की वजह से हो सकते थे। वह यही मानना चाहती थी, लेकिन आज सुबह शेरू की अजीब निगाहें उसके दिमाग में घूम रही थी। क्या मैं पागल हो रही हूँ? प्रिया ने खुद से बुदबुदाया और दवा की दुकान के सामने स्कूटर रोका। उसने जितना हो सके स्वाभाविक दिखने की कोशिश की। जल्दी से अंदर गई और सीधे प्रेगनेंसी टेस्ट किट वाले काउंटर पर पहुंची। कांपते हाथों से उसने एक किट चुनी और भुगतान के लिए काउंटर पर गई। कर्मचारी ने उसे उत्सुकता से देखा, लेकिन प्रिया ने उनकी नज़रों से बचते हुए जल्दी से भुगतान किया और बाहर निकल गई। घर पहुंचते ही प्रिया सीधे बाथरूम में चली गई। रोहन अभी भी अपने कमरे में व्यस्त था, उसे कुछ भी पता नहीं था। प्रिया ने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और वहीं खड़ी रह गई। उसने अपने हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट किट को देखा, जैसे कि उसमें सारे जवाब छिपे हों। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, हाथ ठंडे और पसीने से भीगे हुए थे। बस जांच के लिए उसने खुद को तसल्ली दी, बस यह पक्का करने के लिए। उसने सावधानी से निर्देशों का पालन किया, फिर टेस्ट किट को सिंक पर रख दिया, ठंडे फर्श पर बैठ गई और चुपचाप इंतज़ार करने लगी। कुछ मिनटों के बाद उसने परिणाम देखने की हिम्मत जुटाई। 2 लाइनें, 2 साफ लाइनें। प्रिया को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। टेस्ट किट उसके हाथ से फिसलकर टाइल वाले फर्श पर गिर गया। वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उन 2 गुलाबी लाइनों पर टिकी थीं। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह बकवास है। वह लगभग न सुनाई देने वाली आवाज़ में फुसफुसाई, यकीन नहीं होता, यह असंभव है। वह गर्भवती थी, लेकिन कैसे 7 महीने से ज़्यादा हो गए थे। उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। तलाक के बाद प्रिया ने अपना दिल पूरी तरह से बंद कर लिया था। सिर्फ अपनी जिंदगी पर ध्यान दे रही थी। कोई डेटिंग नहीं, कोई किस नहीं, कुछ भी नहीं। तो यह कैसे हो सकता था? तभी शेरू ने बाथरूम के दरवाजे पर अपने पंजे से खरोंचा और धीरे से भौंका। प्रिया हिली नहीं, वह फर्श पर गिरे टेस्ट को देखती रही। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसके दिल का एक कोना अभी भी उम्मीद कर रहा था कि ये टेस्ट खराब है, कि ये सिर्फ एक गलती है, लेकिन उसे पुष्टि करनी थी। कांपते हाथों से उसने अपना फ़ोन उठाया और पास के एक निजी क्लिनिक को फ़ोन किया। मुझे तुरंत खून की जांच करवानी है, कृपया। उसने अपनी बढ़ती चिंता को छिपाते हुए अपनी आवाज़ को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश की। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने जल्दी से नहाया और कपड़े बदले, अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। रोहन, माँ फिर से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है माँ। बच्चा अभी भी अपने खेल में मग्न था। प्रिया को याद भी नहीं कि वह क्लिनिक तक कैसे पहुंची। जब वह होश में आई तो वह अस्पताल में थी। एक नर्स ने उसका नाम प्रिया शर्मा पुकारा और उसे खून लेने वाले कमरे में ले गई। जांच जल्दी हो गई, उसे सुई चुभने का एहसास भी नहीं हुआ। उसके बाद प्रिया वेटिंग रूम में बैठ गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था, यह सच नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। कुछ घंटों बाद डॉक्टर ने उसे अपने केबिन में बुलाया।
कमरा शांत था और डॉक्टर ने शांत लेकिन दयालु चेहरे से उसका अभिवादन किया। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट खोली और कहा, प्रिया जी, आपके खून की जांच के परिणाम आ गए हैं। बधाई हो, आप गर्भवती हैं। प्रिया पूरी तरह से सन्न रह गई। वे शब्द असली नहीं लग रहे थे, वे हवा में गूंजती एक प्रतिध्वनि की तरह थे। यह नहीं हो सकता, उसने कहा। उसका गला रूंध गया। डॉक्टर ने आश्चर्य से उसकी अप्रत्याशित प्रतिक्रिया को देखा। यह परीक्षण बहुत सटीक है। आप लगभग 2 महीने की गर्भवती हैं। यह बकवास है। प्रिया ने सिर हिलाया अपने गले की घुटन को निगलने की कोशिश करते हुए। मैंने 8 महीने से ज़्यादा समय से किसी के साथ संबंध नहीं बनाया है। डॉक्टर ने उसे कुछ देर तक देखा, जैसे ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि यह सच है या सिर्फ एक गलती। क्या आप निश्चित हैं? बिल्कुल। प्रिया अपनी आवाज़ को ऊंचा होने से नहीं रोक सकी। उसने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उलट पुलट हो रही है। तलाक के बाद मेरा किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। डॉक्टर अपनी कुर्सी पर अधिक गंभीर चेहरे के साथ पीछे झुक गया। फिर उन्होंने सावधानी से कहा, अगर आपने वास्तव में इस दौरान कोई यौन संबंध नहीं बनाया है तो शायद आपको पुलिस को सूचित करना चाहिए। पुलिस एक ठंडी लहर प्रिया की रीढ़ में दौड़ गई। यह भी संभव है कि कुछ अनचाहा हुआ हो सकता है कि आपको किसी दवा के कारण बेहोशी की स्थिति में या मानसिक आघात के कारण याद न हो। आपको उस संभावना पर भी विचार करना चाहिए। वह चुपचाप बैठी रही, गहरे सदमे में यह विचार कि उसके साथ कुछ भयानक हुआ हो और उसे पता भी न हो। बहुत डरावना था, सच जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन अब वह इससे बच नहीं सकती थी। उसे इसका सामना करना था। डॉक्टर ने उसे चोट न पहुंचाने के लिए सावधानी से बात जारी रखी। प्रिया जी, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप निकटतम पुलिस स्टेशन में जाकर औपचारिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराएं। वह अभी भी चुप बैठी थी, समय जैसे रुक गया था। यह विचार कि किसी ने उसके साथ ऐसा किया हो सकता है इतना भयानक था कि सहा नहीं जा सकता था। प्रिया एक सपने में चलने वाले व्यक्ति की तरह उठी और अपनी गाड़ी में बैठ गई। उसने स्वचालित रूप से पुलिस स्टेशन की ओर गाड़ी चलाई। उसे याद नहीं कि वह वहाँ कैसे पहुँची। उसे ये भी नहीं पता था कि उसने गाड़ी कैसे पार्क की। बस इतना पता था कि जब उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा तो उसके पैर इतने कांप रहे थे कि वह गिरना चाहती थी। मैं एक मामले की रिपोर्ट करना चाहती हूँ, शायद एक यौन उत्पीड़न का मामला। जब उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी से बात की तो उसका मुंह सूख गया था और उसका सीना जकड़ गया था। तुरंत उसे एक शांत कार्यालय में ले जाया गया, जहाँ एक गंभीर चेहरे वाला एक इंस्पेक्टर उसका इंतज़ार कर रहा था। इंस्पेक्टर ने पूछा, प्रिया शर्मा जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ? प्रिया ने एक गहरी सांस ली, अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। आज मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, लेकिन पिछले 8 महीनों में मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या हुआ। इंस्पेक्टर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और सावधानी से नोट्स लिए। क्या आप वाकई निश्चित हैं? क्या कभी आपने शराब पी है या आपकी याददाश्त धुंधली हो? प्रिया ने ज़ोर से सिर हिलाया। मुझे यकीन है। मेरा 8 महीने पहले तलाक हो गया था और उसके बाद मैं किसी से नहीं मिली। क्या आप अक्सर बाहर जाती हैं, पार्टियों में, या नशीली दवाओं का उपयोग करती हैं? उसने शांति से जवाब दिया, मैं घर से काम करती हूँ। मेरी दिनचर्या में सिर्फ मेरा बेटा रोहन और मेरा कुत्ता शेरू शामिल हैं। इंस्पेक्टर ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी मलाई। यह एक बहुत ही खास मामला है। क्या आपको कभी अपनी याददाश्त में कुछ अजीब लगा है? उदाहरण के लिए भ्रम के क्षण। प्रिया नहीं कहने वाली थी, लेकिन झिझक गई। शेरू की छवि उसके दिमाग में कौंध थी। हमेशा थकी हुई अवस्था में जागने की यादें, सुबह की थकावट, जैसे कि वह पूरी रात जागी हो, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। कभी कभी मैं इतनी गहरी नींद में सोती हूँ कि मुझे याद नहीं रहता कि मैं कब सो गई। इंस्पेक्टर ने गंभीरता से नोट्स लिए। अगर आपको वास्तव में कोई याद नहीं है तो हमें हर संभावना पर विचार करना होगा। तो अब मुझे क्या करना है? प्रिया ने चिंता से पूछा। हम जांच शुरू करेंगे।
सबसे पहले हमें एक सटीक बयान चाहिए और संबंधित सुराग खोजने होंगे। आपने अपने बेटे और अपने कुत्ते के बारे में बात की है ना? क्या वे उस समय आपके साथ घर पर थे? हाँ, रोहन हमेशा घर पर रहता है। वह अब 16 साल का है और शेरू हर रात मेरे कमरे में सोता है। इंस्पेक्टर ने लिखना बंद कर दिया। कुत्ता आपके साथ एक ही कमरे में सोता है? हाँ, वह हमेशा मेरे बिस्तर के पास सोता है। इंस्पेक्टर ने कुछ और बातें लिखीं और फिर सतर्क चेहरे से उसकी आंखों में देखा। हम हर चीज़ की जांच करेंगे, मैं आपसे इसका वादा करता हूँ। प्रिया का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। यह एक बुरे सपने जैसा था और चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसके दिमाग में शेरू की एक छवि लगातार घूम रही थी। वह निगाह जो हमेशा बिस्तर के पास चुपचाप और ध्यान से लेटी रहती थी। जब उसने पुलिस स्टेशन छोड़ा तो प्रिया के पैर कांप रहे थे, उसका सीना जकड़ गया था। जीवन में पहली बार प्रिया को घर लौटने से डर लग रहा था। घर के सामने पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी रोकी, लेकिन आसानी से नीचे नहीं उतर सकी। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे और डॉक्टर और पुलिस के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। प्रेगनेंसी टेस्ट पर 2 साफ लाइनें उसके दिमाग में एक अमिट निशान की तरह थीं। वह 8 महीने तक कुछ भी याद रखे बिना गर्भवती कैसे हो सकती थी। उसका कोई रिश्ता नहीं था, उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था, और अब ये हो गया था। डर उस पर हावी हो गया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना सिर स्टीयरिंग व्हील पर टिका दिया और चुपचाप रोने लगी, अपने ही विचारों से शर्मिंदा। प्रिया जी। एक गहरी और कोमल पुरुष की आवाज़ ने उसे चौंका दिया और उसने अपना सिर उठाया। यह विक्रम था, सामने वाले घर में रहने वाला उसका पड़ोसी। वह उसकी गाड़ी के पास खड़ा था, चिंता भरी आंखों से उसे देख रहा था। आप ठीक हैं? क्या हुआ? प्रिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि कुछ भी गलत नहीं है। विक्रम एक पुराने पारिवारिक मित्र जैसा था। वह रोहन को तब से जानता था जब वह छोटा था और वह उसके पूर्व पति का भी अच्छा दोस्त था। वे अक्सर साथ में ड्रिंक करते थे। वह हमेशा एक खुशमिजाज और औब-ऊन इंसान रहा है। क्या हुआ प्रिया जी? विक्रम ने फिर पूछा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। प्रिया ने अपनी सीट बेल्ट खोली और सावधानी से कार से बाहर निकली। मुझे नहीं पता कि कैसे समझाऊं। आंसू फिर से बहने लगे। वह उन्हें रोक नहीं पा रही थी। विक्रम सावधानी से उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। चलिए वहाँ बेंच पर थोड़ी देर बैठते हैं। दोनों घर के सामने वाली बेंच पर गए, जहाँ वे अक्सर जिंदगी की छोटी छोटी बातें किया करते थे। लेकिन अब माहौल अलग था। मुझे बताइए, विक्रम ने गहरी आवाज़ में कहा। क्या हुआ है? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? प्रिया ने अपने पुराने दोस्त के चेहरे को देखा और एक गहरी सांस ली। मैं गर्भवती हूँ। विक्रम एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसे सदमा लगा हो। गर्भवती? क्या यह बधाई देने वाली बात है? मुझे आज ही पता चला, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। उसकी आवाज़ कांपने लगी। आप क्या कह रही हैं? आप कैसे नहीं जान सकती? उसने सिर हिलाया। पिछले 7 महीनों में मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं रहा विक्रम, कुछ भी नहीं। विक्रम ने कई बार अपनी पलकें झपकाईं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। ये तो बकवास है। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो। यह वाक्य कहना भी बहुत हिम्मत का काम था। प्रिया ने जब यह दोहराया तो उसे कंपी छूट गई। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, प्रिया जी, आपको कुछ भी याद नहीं है। मैं सिर्फ घर पर ही थी। मैंने शराब नहीं पी, बाहर नहीं गई, कोई दवा नहीं ली, सिर्फ रोहन और शेरू के साथ थी। पुलिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे जांच शुरू करेंगे। प्रिया ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, फिर से दरवाजे की ओर देखते हुए। लेकिन मुझे नहीं पता कि अब क्या करना है। विक्रम ने चुपचाप उसके कंधों को पकड़ लिया। आप अकेली नहीं हैं, मैं यहाँ हूँ। प्रिया जी, मैं आपकी हर तरह से मदद करूँगा। उसने सिर हिलाया। उसका दिल भारी था, लेकिन किसी का साथ होना भी एक आशीर्वाद था। तलाक के बाद प्रिया हमेशा विक्रम पर निर्भर रही थी।
जब रसोई का नल खराब हो गया तो वह अपने औजार लेकर आया और उसे तुरंत ठीक कर दिया। जब मुख्य दरवाज़ा बंद हो गया तो वह भी आया और समस्या का समाधान किया। वह हमेशा एक शांत औबून व्यक्ति था जो उसके साथ। क्या आपने सोचा है कि आगे क्या करना है? उसने सावधानी से पूछा। किस बारे में? उस बच्चे के बारे में। प्रिया ने अपना सिर झुका लिया। उसने अभी तक बच्चे के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। सब कुछ इतनी जल्दी, इतनी कोल्द अस्त व्यस्तता में हुआ था, मुझे अभी तक नहीं पता। मुझे सोचने का समय नहीं मिला। उसने अपने हाथ अपनी जांघों पर रखे और उन्हें कसकर पकड़ लिया। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। यह बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको नहीं पता कि क्या हुआ और आप बच्चे के पिता को भी नहीं जानती। अगर आप बच्चे को जन्म देने का फैसला करती हैं तो आपको बाद में यह भी सोचना होगा कि उसे कैसे समझाएंगी। इन शब्दों ने प्रिया के मन पर गहरा आघात किया। उसने इस पहलू के बारे में कभी नहीं सोचा था। आखिर उसे क्या कहना होगा? उसके पास बच्चे को समझाने के लिए कोई कहानी नहीं थी। मुझे नहीं पता, वह लगभग फुसफुसाई। सच में नहीं पता। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको अभी फैसला करना है। विक्रम ने फिर से धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। धीरे धीरे सोचो। अगर आप इस बच्चे को स्वीकार करने का फैसला करती हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों की तैयारी करनी होगी। प्रिया को फिर से अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। गर्भावस्था के झटके के बाद अब उसे अपने जीवन का एक बड़ा फैसला करना था। इस बच्चे को रखना है या नहीं, बस समय चाहिए। बेशक अपना समय लो और अच्छी तरह से सोचो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे किसी भी समय बताना। रोहन की देखभाल करना हो या घर का काम, मैं तुम्हारी हर चीज़ में मदद करूँगा। प्रिया ने कृतज्ञता भरी आंखों से विक्रम को देखा। उसका गला रूंध गया। विक्रम हमेशा उसके साथ था, एक सच्चा दोस्त। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वह मुस्कुराया। सब कुछ ठीक हो जाएगा प्रिया जी, मैं वादा करता हूँ। प्रिया यह मानना चाहती थी, लेकिन जब उसने विक्रम को सड़क पार करके अपने घर वापस जाते देखा तो उसका दिल और भी भारी हो गया। कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब वह घर में दाखिल हुई तो उसके पैर शीशे की तरह भारी थे। उसे अभी भी नहीं पता था कि रोहन को कैसे बताएगी। उसका सीना इतना जकड़ा हुआ था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। शेरू अपनी पूंछ हिलाता हुआ उसके पास आया। उसने धीरे से कुत्ते के सिर को सहलाया, बुरे विचारों को दूर करने की कोशिश की। उसे मजबूत बनना था, उसे सच्चाई बतानी थी, इससे पहले कि उसका बेटा खुद पता लगा ले। उसने एक गहरी सांस ली और लिविंग रूम में चली गई। रोहन, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? रोहन सोफे पर गेम खेल रहा था। उसने रुककर उसे देखा। क्या हुआ? क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? उसकी आवाज़ उम्मीद से ज़्यादा दृढ़ थी, जिससे वह खुद भी हैरान थी। रोहन ने थोड़ा बुदबुदाया, लेकिन गेम कंसोल बंद कर दिया और उसे गंभीरता से देखने लगा। प्रिया पास की एक कुर्सी पर बैठ गई। उसके ठंडे हाथ उसकी गोद में रखे थे। अपने बेटे के अभी भी मासूम चेहरे को देखते हुए उसे नहीं पता था कि कैसे शुरू करें। आज माँ को एक बात पता चली है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे कहूँ। रोहन की आंखें जल्दी से चिंता में बदल गईं। आप बीमार हैं? नहीं, वह बात नहीं है। वह रुकी सारी हिम्मत जुटाकर। माँ गर्भवती है। रोहन बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या माँ को आज ही पता चला? टेस्ट किया और अस्पताल भी गई। उसने उन आंसुओं को रोकने की कोशिश की जो बहने वाले थे और जारी रखा। माँ गर्भवती है। उसका बेटा काफ़ी देर तक चुप रहा, जैसे कि वे शब्द सच न हों। वह स्तब्ध था। लेकिन कैसे? प्रिया ने उसकी नज़रों से बचते हुए कहा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव फैल गया। माँ को भी नहीं पता, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। लेकिन माँ, आपने वह दवा नहीं ली? वह भ्रमित थी। कौन सी दवा? गर्भनिरोधक गोली। मुझे वह गोली क्यों लेनी चाहिए? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं किसी से नहीं मिलती। मैं बाहर भी नहीं जाती। रोहन ने अपना सिर नीचे कर लिया, बस अपनी उंगलियों से खेलते हुए, और चुप रहा। उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे उसने कुछ ऐसा कह दिया हो जो उसे नहीं कहना चाहिए था।
मुझे बस लगा कि आप नहीं चाहती। क्या नहीं चाहती? उसने अपना सिर झुकाकर पूछा। कुछ नहीं, आप भूल जाइए। वह अचानक खड़ा हो गया और लगभग लड़खड़ा गया। मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ। रोहन रुको। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया, जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। प्रिया वहीं खड़ी रह गई। उसने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों दी? उसने गर्भनिरोधक गोलियों का जिक्र क्यों किया? वह समझ नहीं पा रही थी। शेरू उसके पास आया और अपनी नाक उसके पैर से रगड़ी, जैसे उसकी बेचैनी को महसूस कर रहा हो। उसने अनजाने में शेरू के सिर को सहलाया। उसकी आंखें अभी भी सीढ़ियों की ओर टिकी थीं। रोहन की प्रतिक्रिया में कुछ अजीब था। क्या यह सिर्फ सदमा था? बेशक एक किशोर लड़के के लिए यह जानना कि उसकी माँ गर्भवती है आश्चर्यचकित होना सामान्य है। शायद यही था, लेकिन गर्भनिरोधक गोली शब्द उसके दिमाग में घूमता रहा। प्रिया सीढ़ियों से ऊपर गई और रोहन के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। कोई जवाब नहीं था। उसने अपना कान दरवाजे से लगाया, केवल खामोशी थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? वह दरवाजे के सामने खड़ी थी, कुछ नहीं कर सकती थी। वह उसे मजबूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह चीज़ों को ऐसे भी नहीं छोड़ सकती थी। कुछ मिनटों के बाद वह फिर से नीचे चली गई। शेरू चुपचाप उसके पीछे सीढ़ियों से नीचे आया। वह पानी पीने के लिए रसोई में गई, लेकिन उसे फिर से मतली महसूस हुई। वह मेज पर बैठ गई, अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। आखिर यह क्या हो रहा था? उसे किसी को छूना याद नहीं था। कोई मुलाकात नहीं, कोई सुराग नहीं। डॉक्टर ने कहा कि वह किसी चीज़ का शिकार हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा है तो कोई चोट क्यों नहीं? कोई याददाश्त नहीं, कुछ भी नहीं। उसका दिमाग खाली था। और रोहन, उसने इतनी संवेदनशील प्रतिक्रिया क्यों दी? क्या यह हो सकता है? उसने तुरंत उस विचार को दूर कर दिया। नहीं हो सकता। रोहन अभी भी एक बच्चा है। वह उसका बेटा है, निश्चित रूप से। यह वह नहीं है। शेरू उसके पैरों के नीचे लेटा था और धीरे से सांस छोड़ रहा था। प्रिया ने कुत्ते को देखा। वह कितनी गहरी नींद में सो गई थी, इतनी कि उसे पता ही नहीं चला कि रात में क्या हुआ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रिया को अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि सच्चाई जल्द या देर से सामने आएगी। अगली सुबह प्रिया के शांत मोहल्ले में कुछ असामान्य हुआ। कुछ पुलिस की गाड़ियां सड़क के किनारे रुकीं और पुलिस अधिकारी उसके घर के अंदर बाहर आ जा रहे थे। पड़ोसी दूर से सावधानी से देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। प्रिया खिड़की के पास खड़ी होकर ये सब देख रही थी, जैसे उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो रहा है। जांच के प्रभारी इंस्पेक्टर वर्मा थे, जो एक अनुभवी अन्वेषक थे और हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने प्रिया के बयान को ध्यान से सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। प्रिया ने गर्भवती होने का पता चलने से पहले और बाद की सभी परिस्थितियों को समझाया और जोर देकर कहा कि पिछले 8 महीनों में उसका कोई संबंध नहीं रहा है। वह निश्चित थी कि उसने कभी किसी को सहमति नहीं दी थी। उसके बाद पुलिस ने घर के हर कोने की तलाशी शुरू कर दी। उन्होंने दरवाजे, खिड़कियां, ताले की जांच की और जबरन घुसने के निशान खोजे। अगर किसी के अवैध रूप से घर में घुसने का कोई सबूत मिलता तो ये एक सुराग हो सकता था, लेकिन सब कुछ सामान्य था। कोई नुकसान नहीं, कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आया ही न हो। इंस्पेक्टर वर्मा ने सोचा कि इस मामले को सुलझाने के लिए कल्पना से परे संभावनाओं पर भी विचार करना होगा। उन्होंने पड़ोसी घरों से सुरक्षा कैमरे के फुटेज इकट्ठा करने का फैसला किया। प्रिया के घर में कैमरा नहीं था, लेकिन उसके सामने वाले पड़ोसी विक्रम के घर में था। विक्रम ने बहुत सहयोग किया। वह इंस्पेक्टर वर्मा को लिविंग रूम में ले गया, उन्हें कैमरा स्क्रीन दिखाई और सभी वीडियो देने पर सहमत हो गया, यह कहते हुए कि वह प्रिया की मदद करना चाहता है। उसका कैमरा गली और आसपास के क्षेत्र को कवर करता था, इसलिए अगर कोई प्रिया के घर में घुसा था तो वह निश्चित रूप से रिकॉर्ड हो गया होगा। जांच दल ने मेडिकल टीम द्वारा अनुमानित गर्भावस्था के समय के आधार पर कई हफ्तों के वीडियो की नकल की।
यह एक बहुत ही सावधानीपूर्वक और धैर्य की आवश्यकता वाला काम था। इस बीच पुलिस ने पड़ोसियों से भी बात की। सभी पड़ोसियों ने प्रिया को एक शांत और परिवार उन्मुख व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। उसके यहाँ शायद ही कोई मेहमान आता था और कोई असामान्य संकेत भी नहीं थे। सामान्य बयान ये था कि हाल के महीनों में कोई विशेष हलचल नहीं हुई थी। इंस्पेक्टर वर्मा ने हर बयान को ध्यान से दर्ज किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल अभी भी बना हुआ था। अगर कोई जबरन नहीं घुसा और किसी ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, तो आखिर यह किसने किया? उन्होंने प्रिया के बेटे रोहन से सीधे बात करने का फैसला किया। रोहन पीले चेहरे और गहरी धांसी आंखों के साथ सीढ़ियों से नीचे आया। वह सोफे पर बैठ गया, लेकिन इंस्पेक्टर की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सका। रोहन, क्या तुम अक्सर बाहर जाते हो, दोस्तों के साथ घूमने या सप्ताहांत में? अपने पिता के घर जाने के लिए इंस्पेक्टर वर्मा ने धीरे से पूछा। नहीं, मैं लगभग बाहर नहीं जाता। कभी कभी मैं सप्ताहांत में अपने पिता के साथ रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर समय मैं घर पर ही रहता हूँ। रोहन ने धीरे से जवाब दिया। और तुम्हारी माँ, क्या वह अक्सर बाहर जाती हैं? क्या वह किसी को डेट कर रही हैं? नहीं, तलाक के बाद माँ बाहर नहीं जाती। वह घर से काम करती हैं और हमेशा घर पर ही रहती हैं। इंस्पेक्टर वर्मा ने चुपचाप नोट्स लिए। क्या कोई मेहमान अक्सर आता है सामने वाले घर के विक्रम अंकल? कभी कभी वह घर के कामों में मदद करने आते हैं, लेकिन मैं हमेशा वहाँ रहता था। वे दोनों कभी अकेले नहीं रहे। यह बयान प्रिया ने जो कहा था उससे मेल खाता था। सब कुछ सामान्य था। हाल ही में क्या तुमने कुछ अलग महसूस किया है? रोहन एक पल के लिए झिझका अपने होंठ चबाए और फिर कहा, माँ थोड़ी थकी हुई लग रही थी, कभी कभी बीमार दिखती थी, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ फ्लू है। और क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ कैसे गर्भवती हुई? लड़के का चेहरा और भी पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। नज़रें चुराते हुए इंस्पेक्टर वर्मा ने रोहन के तनाव को महसूस किया। अगर तुम्हें बाद में कुछ याद आए तो मुझे ज़रूर बताना। रोहन जल्दी से खड़ा हो गया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया। तुरंत बाद दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई। जांच केंद्र में फोरेंसिक टीम प्रत्येक वीडियो का विश्लेषण कर रही थी। वीडियो में विक्रम को 3 दिनों तक अपने औजार लेकर प्रिया के घर में जाते हुए रिकॉर्ड किया गया था। रुकने का समय लंबा नहीं था और कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं थी। इंस्पेक्टर वर्मा घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहे, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तलाश में केंद्रित रहे, लेकिन कुछ भी नहीं था। कोई अजीब कार नहीं, कोई अजीब व्यक्ति नहीं, सिर्फ सामान्य पड़ोसी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे थे। सुराग कम होते जा रहे थे। जबरन घुसने का कोई निशान नहीं, कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं, कोई गवाह नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे अपराधी मौजूद ही नहीं था या पहले से ही उस घर में था। प्रिया खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसके हाथ में चाय का कप ठंडा हो गया था और उसका दिमाग जवाब की तलाश में लगातार घूम रहा था। वह गर्भवती कैसे हो सकती थी? आखिर यह कैसे हो सकता था? उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी याददाश्त खंगालने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग खाली था। उसे केवल घर, सुपरमार्केट, रोहन और शेरू की नीरस जिंदगी याद थी। कोई विशेष घटना नहीं, कोई पार्टी नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं। फिर भी उसके पेट में एक जीवन पल रहा था। हालांकि अभी भी छोटा था, लेकिन स्पष्ट रूप से मौजूद था। वह और बच्चे नहीं चाहती थी, रोहन ही काफ़ी था। और उसने सोचा था कि वह सब कुछ अनुभव कर चुकी है। लेकिन जब उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा तो उसे एक गर्मजोशी का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से धीरे से सहला रहा हो, उसके दिल को हिला रहा हो। प्रिया ने सिर हिलाया। उस भावना में डूबना नहीं था। उसे यह भी नहीं पता था कि बच्चे का पिता कौन है। नहीं, उसे यह पता था कि यह गर्भावस्था कैसे हुई। अगर यह एक अपराध था तो क्या? अगर ऐसा है तो वह ऐसे बच्चे से कैसे प्यार कर सकती है? बाद में बच्चे को कैसे समझाना होगा? एक आंसू लुढ़क गया।
लेकिन उसने जल्दी से उसे पोंछ लिया। वह कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी, उसे मजबूत बनना था। उसने पुलिस को वह सब कुछ बता दिया था जो वह कह सकती थी, वह सब कुछ जो उसे याद था। लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं था। केवल एक चीज़ उसे याद थी कि वह हमेशा थकी रहती थी। लेकिन कौन कभी कभी थका हुआ नहीं होता, या उस थकान में कोई सच्चाई छिपी थी? प्रिया ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अंधेरा बेडरूम, शांत रात, शेरू बिस्तर के पास सो रहा था। सब कुछ सामान्य था। तो यह क्यों हुआ? उसने फिर से अपने पेट को देखा। अभी भी उस गर्मजोशी को महसूस कर रही थी। स्पष्ट रूप से एक जीवन था, लेकिन संदेह भी बढ़ रहा था और उसे अभी भी उस संदेह का सामना करने की हिम्मत नहीं मिली थी। प्रिया ने बच्चे के बारे में न सोचने की कोशिश की। हर दिन वह खुद से कहती, भावनात्मक रूप से मत कराहा करने की। जुड़ो, ये सिर्फ एक गलती है, एक बुरा सपना है। लेकिन उसके दिल की गहराई में उस जीवन को अनदेखा करना योलयो मुश्किल हो रहा था। जब रात होती और आसपास शांत हो जाता तो एक अकथनीय शांति उसे घेर लेती, जैसे कि वह बच्चा उसे किसी तरह का आराम दे रहा हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे इस सब का कोई छिपा हुआ अर्थ हो। हालांकि जब सूरज उगता तो संदेह एक काले साये की तरह फिर से हावी हो जाता। बच्चे का पिता कौन था? यह कैसे हुआ? समय उसका इंतज़ार नहीं कर रहा था। उसका पेट धीरे धीरे बढ़ रहा था और प्रिया जानती थी कि उसे जल्द ही गर्भावस्था को जारी रखने या इसे समाप्त करने का फैसला करना होगा। कोई जवाब नहीं, कोई स्पष्टता नहीं। डर और भ्रम हमेशा उसके साथ थे। पुलिस की जांच जारी रही, लेकिन धीमी गति से। इंस्पेक्टर वर्मा और उनकी टीम ने वीडियो का विश्लेषण करना, बयानों की फिर से जांच करना और प्रिया के शब्दों पर फिर से विचार करना जारी रखा। लेकिन कोई नया सुराग नहीं, कोई संदिग्ध नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ एक घने कोहरे में ढका हुआ लग रहा था। प्रिया ने अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश की। उसने घर से काम किया, सफाई की, खाना बनाया और अपने बेटे रोहन और प्यारे कुत्ते शेरू की देखभाल की। लेकिन कुछ भी पहले जैसा नहीं था। बाहरी दुनिया वैसी ही दिखती थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। कभी कभी वह बच्चे को जन्म देकर उसे गोद देने के बारे में सोचती, क्योंकि ये वह नहीं था जिसकी उसने योजना बनाई थी। नहीं, यह वह था जो वह चाहती थी। और सबसे बढ़कर वह बच्चे को यह भी नहीं समझा सकती थी कि उसका पिता कौन है। लेकिन ऐसे दिन भी थे जब वह सब कुछ खत्म करना चाहती थी। हालांकि जब उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा तो वह शांत गर्मी हमेशा उसे झिझका देती थी। वह छोटा सा जीवन स्पष्ट रूप से वहाँ था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, न ही उसने कभी कहा था कि वह पैदा होना चाहता है। इन विचारों को दूर करने के लिए प्रिया ने घर की सफाई करने का फैसला किया। उसने कपड़े धोए, घर में झाड़ू पोंछा किया और रसोई के हर कोने को साफ किया। उस सप्ताहांत रोहन अपने पिता के घर पर था, इसलिए उसने अपने बेटे के कमरे को साफ करने का फैसला किया। कमरा हमेशा की तरह बहुत गंदा था। कपड़े बेतरतीब पड़े थे, बेमेल मोज़े, उलझे हुए ईयरफोन। वह धीरे से मुस्कुराई। रोहन सफाई में कभी अच्छा नहीं था। जब वह टी शर्ट्स को तह लगा रही थी तो उसकी नज़र एक लाल रंग के कपड़े पर पड़ी। यह कपड़ों के ढेर के नीचे छिपा हुआ था और पहले तो उसने सोचा कि यह कोई पुराना रूमाल है, लेकिन जिस पल उसने उसे बाहर निकाला उसका पूरा शरीर जम गया। ये उसकी पैंटी थी, कोई साधारण पैंटी नहीं, बल्कि लाल रंग की वह पैंटी जो उसे बहुत पसंद थी। प्रिया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। वह उसे काफ़ी देर तक देखती रही। क्यों यह यहाँ क्यों थी? उसकी पैंटी रोहन के कपड़ों के ढेर में क्यों थी? सदमे में उसने पैंटी ऐसे गिरा दी जैसे उसने कुछ गर्म छू लिया हो। यह दराज में टी शर्ट्स के बीच साफ दिखाई दे रही थी। कमरे में एक भारी और भयानक खामोशी छा गई। प्रिया एक कदम पीछे हटी। उसका दिमाग किसी तार्किक व्याख्या की तलाश में पागलों की तरह दौड़ रहा था। हो सकता है धोते समय कपड़े मिल गए हों, हो सकता है रोहन ने गलती से रख दिया हो सकता है वह यही मानना चाहती थी।
लेकिन जिस तरह से पैंटी रखी गई थी वह सिर्फ गलती से वहाँ नहीं पहुँची थी। उसे सावधानी से तय करके टी शर्ट्स के बीच छिपाया गया था। यह कोई साधारण गलती नहीं थी। प्रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुन सकती है। उसने नकारात्मक विचारों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह छवि उसके दिमाग में बार बार आती रही। यह वहाँ क्यों थी? क्या रोहन क्यों? और फिर कुछ यादें उसके दिमाग में कौंधी। अजीब नज़रें, लंबी खामोशियाँ। उसने ज़ोर से अपना सिर हिलाया नहीं। ऐसे बेतुके विचार रखना, सोचना भी पाप था। रोहन उसका बेटा था। प्रिया बस यही उम्मीद कर रही थी कि यह एक गलती है, एक संयोग है, सिर्फ एक गलतफहमी है। लेकिन संदेह का बीज बोया जा चुका था और उसके साथ एक खामोश लेकिन गहरा डर बढ़ रहा था। प्रिया बिस्तर के किनारे बैठ गई, एक गहरी सांस ली। शांत रहना था, अच्छी तरह से सोचना था, लेकिन कमरा अचानक छोटा अंधेरा लगने लगा और उसके अंदर जो बढ़ रहा था वह सिर्फ बच्चा नहीं था, बल्कि एक गहरा अमिट पूर्वाभास था। नहीं हो सकता। प्रिया ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और फुसफुसाई, लेकिन रोहन के दराज में लाल पैंटी की छवि उसके दिमाग से मिट नहीं सकती थी। उसका बेटा हमेशा एक अच्छा, विनम्र, सम्मानजनक और कोमल बच्चा था, लेकिन हाल ही में वह कम बात करने लगा था, आहत लग रहा था। और जब उसने सुना कि वह गर्भवती है तो उसकी प्रतिक्रिया बहुत कठोर थी। अब जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो कुछ बहुत अजीब था। उसने फिर से ज़ोर से अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं सोचना था, वह उसका बेटा था, लेकिन उस इनकार में भी एक अकथनीय बेचैनी बनने लगी थी। प्रिया को अपनी रीढ़ में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अगर वह भयानक संदेह सच था तो सब कुछ एक पहेली की तरह जुड़ जाएगा। रोहन का अजीब व्यवहार, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में सवाल, बहुत संवेदनशील प्रतिक्रिया। वह लगभग गिर गई और उसे दराज का सहारा लेना पड़ा। चक्कर आने लगे, मतली फिर से शुरू हो गई। कमरा घूमने लगा। प्रिया ने शांत होने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में जो बात आ रही थी वह इंस्पेक्टर वर्मा के शब्द थे। अगर यह किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया था तो यह घर के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था। प्रिया ने फिर से उस पैंटी को देखा और फिर जैसे उस विचार को कैद करना चाहती हो, उसने जोर से दराज बंद कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और डर उसके हर कदम का पीछा कर रहा था। चाहे वह कितना भी इनकार करने की कोशिश करे, वह संदेह दूर नहीं हुआ। वह रात बहुत लंबी थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे कमरे में गूंज रहा हो। जब भी वह अपनी आंखें बंद करती तो उस दराज की छवि वापस आ जाती। चाहे वह विचार कितना भी बेतुका क्यों न हो, वह सवाल उसके कान में फुसफुसाता रहा। क्या रोहन का इससे कोई लेना देना है? सिर्फ यह सोचने से ही उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह उसका बेटा था, एक बच्चा जिसे उसने पूरे दिल से प्यार किया था, पाला पोसा था। फिर भी वह संदेह दूर नहीं हुआ। वह पैंटी रोहन के दराज में क्यों थी? उसने कुछ क्यों नहीं कहा? वह इतना चिंतित क्यों दिख रहा था? अगली सुबह जब सूरज की रोशनी खिड़की से आई तो प्रिया ने सामना करने का फैसला किया। उसे पाला में भाल की पाला सीधे पूछना था। उसे अपने कानों से सच सुनना था। उसने दोपहर तक इंतज़ार किया। जब रोहन अपने पिता के घर से लौटा, उसने थके हुए चेहरे से अपना बैग सोफे पर फेंक दिया और कहा, माँ, मैं आ गया। बेटा, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? उसकी आवाज़ उम्मीद से ज़्यादा दृढ़ थी और प्रिया खुद भी हैरान थी। रोहन ने उसे आश्चर्य से देखा। माँ की आवाज़ हमेशा से अलग थी। क्या हुआ माँ के कमरे में चलो। एक और शब्द कहे बिना प्रिया सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और चली गई। रोहन भ्रमित चेहरे के साथ उसके पीछे हो लिया। कमरे में घुसकर वह सीधे दराज के पास गई और कांपती उंगलियों से उसने सावधानी से दराज खोला और उस लाल पैंटी को निकाला।
फिर वह रोहन का सामना करने के लिए मुड़ी। उसके हाथ में पैंटी थी, उसकी आंखें दृढ़ थीं। क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि ये यहाँ क्यों है? रोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने पैंटी को घूर कर देखा, जैसे उसने उसे पहली बार देखा हो। एक शब्द भी नहीं बोल सका। कल माँ ने इसे तुम्हारे दराज में पाया, यह मेरा है। यह वहाँ क्यों था? प्रिया की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। रोहन एक कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें और भी चौड़ी हो गईं। मुझे नहीं पता। मैंने इसे नहीं लिया तो यह तुम्हारी टी शर्ट्स के बीच कैसे आया? सच में माँ, मुझे सच में नहीं पता। मैंने ऐसा नहीं किया। प्रिया ने सीधे उसकी ओर देखा। वह वास्तव में आश्चर्यचकित लग रहा था, लेकिन वह निश्चित नहीं थी कि यह अपराधबोध था या सिर्फ डर। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? नहीं। रोहन रो पड़ा और चिल्लाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे सच में नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये वहाँ कैसे आया। मैंने इसे माँ के कमरे से नहीं लिया। मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, है ना? उसका सवाल एक कांपती हुई आवाज़ में पूछा गया था। वह खुद भी उस सवाल से डर गई थी। रोहन का मुंह खुला रह गया। उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या सुना है। माँ प्लीज़, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं आपका बेटा हूँ। प्रिया का दिल दुखने लगा। वह विश्वास करना चाहती थी, सच में विश्वास करना चाहती थी, लेकिन वह संदेह अभी भी उसके दिल में था। तो फिर समझाओ, क्यों? यह यहाँ क्यों है? रोहन ने अपने बालों को नोचा और हाँफने लगा। मैं बस अपने कपड़े बेतरतीब ढंग से फेंकता हूँ। शायद मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने क्या फेंका है। हो सकता है कि ये धोते समय मिल गया हो, मुझे भी नहीं पता। माँ प्रिया जानती थी कि उसका बेटा बचपन से ही सफाई में अच्छा नहीं था। वास्तव में ऐसा हो सकता था, लेकिन समस्या यह थी कि वह पैंटी छिपाई गई थी। ऐसा महसूस हुआ कि यह गलती से नहीं आई थी। क्या तुम निश्चित हो कि तुमने सच में इसे नहीं लिया? मुझे यकीन है, रोहन चिल्लाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सच में माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। अब उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। वह दौड़कर उसे गले लगाना चाहती थी, कहना चाहती थी कि वह उस पर विश्वास करती है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं सका। डर, भ्रम, दुख, सभी भावनाएं आपस में मिल गईं, उस पर भारी पड़ गईं। वह संदेह नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह ये भी नहीं कर सकती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह संदेह अभी भी उसके सीने पर भारी था। रोहन चुपचाप सिसक रहा था, अपनी आस्तीन से आंसू पोंछ रहा था। माँ, आपको लगता है कि मैंने ऐसा किया है, कि मैंने आपके साथ ऐसा किया है? उसकी आवाज़ टूट गई। प्रिया चुप रही। वह जवाब नहीं दे सकी। उसका दिल पूरी तरह से भ्रम और आतंक से ढका हुआ था। रोहन फिर से सिसकने लगा, धीरे से फुसफुसाया, सच में माँ, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। अंत में प्रिया केवल फुसफुसा सकी, ठीक है, मैं समझ गई, मैं तुम पर विश्वास करूंगी। लेकिन वह खुद भी जानती थी कि वे शब्द ही एकमात्र चीज़ थे जो वह उस समय कह सकती थी। रोहन ने अपना सिर घुमाया, अपने हाथ के पिछले हिस्से से आंसू पोंछे। फिर वह धीरे से बुदबुदाया, मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ, उसने उसे देखे बिना चुपचाप जवाब दिया। रोहन बाथरूम में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। प्रिया वहीं खड़ी रही। उसके हाथ अभी भी लाल पैंटी को कसकर पकड़े हुए थे। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और उसके विचार घूम रहे थे। वह अपने बेटे पर विश्वास करना चाहती थी। वह उम्मीद कर रही थी कि ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है, लेकिन वह संदेह उसके दिमाग से नहीं गया और गहरा होता गया। उसने उस पैंटी को अलग रखने का फैसला किया। उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया, किसी को कुछ नहीं बताया। उसने उसे एक कम इस्तेमाल होने वाले दराज के गहरे कोने में छिपा दिया, जैसे कि वह उस काले रहस्य को दफनाना चाहती हो। उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे जारी रखने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाहर से उसने मजबूत दिखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। जब भी वह रोहन को देखती, उसका दिल दुखता और सांस लेना मुश्किल हो जाता। वह यह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि उसने इतना भयानक काम किया है, लेकिन वह संदेह बढ़ता ही गया।
एक काला साया उसके दिमाग में घुस गया और अंत में सबसे भयानक डर उसके दिल में अंकुरित हो गया। एक ऐसा विचार जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। क्या वह बच्चा रोहन का था? यह एक भयानक कल्पना थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, लेकिन यह उसे दिन रात परेशान करता रहा। रोहन हमेशा घर पर था और वह पैंटी स्पष्ट रूप से उसके दराज में छिपी हुई थी। उस सच्चाई का क्या मतलब था? अगर वह बच्चा वास्तव में रोहन का था तो वह इस वास्तविकता को कैसे सहन करेगी? क्या वह उस सच्चाई को जानने के बाद भी गर्भवती रह सकती थी? वह विचार बहुत भयानक था। प्रिया को बुरे सपने आने लगे। सपने में बच्चा विकृत पैदा होता था और घूरती हुई आंखों से उसे देखता था। वह फुसफुसाता था, माँ को मुझे रोकना चाहिए था, माँ को मुझे पैदा नहीं होने देना चाहिए था। वह रोती और पसीने में भीगकर जाग जाती। उसका वफादार कुत्ता शेरू उसका चेहरा चाटता, उसे बहलाने की कोशिश करता, लेकिन वह दर्द दूर नहीं होता था। दिन में वह ऐसे दिखावा करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन जब वह रोहन को देखती तो संदेह फिर से उठ खड़ा होता। रोहन अभी भी सामान्य लग रहा था। वह शेरू के साथ खेलता, गेम खेलता और होमवर्क करता, लेकिन कभी कभी प्रिया को उसकी अजीब नज़रें खुद पर महसूस होती, एक भारी नज़रें, एक अकथनीय बेचैनी। क्या यह सिर्फ उसका वहम था या एक माँ की सहज वृत्ति उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी? वह दराज में रखी पैंटी को नहीं भूल सकती थी, नहीं रोहन के चेहरे का भाव जब उसने उससे सवाल किया था। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह बच्चा सच में उसका था? उसने कई संभावनाओं के बारे में सोचा। किसी दिन वह बच्चे को जन्म देकर उसे गोद देने पर विचार करती। किसी दिन वह सोचती कि उसे बहुत देर होने से पहले सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वह कुछ भी तय नहीं कर पा रही थी। कुछ उसे रोक रहा था। उसके भ्रमित मन में भी एक जीवन उसके पेट में बढ़ रहा था, एक छोटा कमज़ोर जीवन, और वह उस जीवन को महसूस कर सकती थी। हर दिन उसने किताबों में जवाब खोजने की कोशिश की, डॉक्टर की सलाह में, लेकिन कोई भी उसे उसकी स्थिति का जवाब नहीं दे सका। एक ऐसी महिला के लिए कोई सलाह नहीं थी जो गर्भवती थी और बच्चे के पिता को नहीं जानती थी। वह भयानक रूप से अकेली थी और पूरी तरह से अकेली थी। उस रात प्रिया और सहन नहीं कर सकी। वह बिस्तर पर लेटी तकिए को कसकर पकड़े हुए दर्द उसके सीने पर भारी था। उसके दिमाग में छवियां, रोहन का भ्रमित चेहरा, विकृत बच्चा दराज में लाल पैंटी, सब कुछ उलझ गया। हे भगवान, उसने कांपती आवाज़ में फुसफुसाया। आंसू बारिश की तरह बह रहे थे। प्रिया सिसक रही थी और कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह से खो गई है। कोई सहारा नहीं, कोई बात करने वाला नहीं। वह पुलिस को भी नहीं बता सकती थी, किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। चारों ओर केवल अंधेरा था। हे भगवान, उसने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया और फुसफुसाया, कृपया मेरी मदद करो। मुझे सच में नहीं पता कि क्या करना है। वह धार्मिक नहीं थी, उसने कभी प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन उस रात वह किसी पर भी भरोसा करना चाहती थी। वह बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे प्रार्थना नहीं आती थी, लेकिन उसने पूरे दिल से फुसफुसाया, मुझे कुछ नहीं पता, कृपया मेरी मदद करो। मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। मैं इस बुरे सपने से बाहर निकलना चाहती हूँ। प्रिया रोई और अपने कांपते शरीर को गले लगा लिया। उसे नहीं पता था कि कोई सुन रहा है या नहीं, लेकिन इस समय वह सच में उम्मीद कर रही थी कि कोई सुन रहा है, कि खामोशी में भी यह दर्द प्रसारित होगा। कृपया, उसने चुपचाप दोहराया, मेरी मदद करो। और वह बस अंधेरे में घुटनों के बल बैठी रही, एक छोटी सी उम्मीद से चिपकी हुई, अपने डर में अकेली कांप रही थी। अगली सुबह प्रिया सूजी हुई आँखों और भारी सिर के साथ जागी। पिछली रात उसके जीवन की सबसे लंबी रातों में से एक थी। घुटनों के बल बैठकर भगवान से फुसफुसाने के पल ने उसे थोड़ी शांति दी थी।
लेकिन वह डर अभी भी कहीं एक खामोश काले साये की तरह था। उसे याद आया कि उसका गर्भावस्था जांच का अपॉइंटमेंट था और एक ठंडी हवा उसके पेट के नीचे फैल गई। वास्तविकता का सामना करने का समय आ रहा था। एक सपने में चलने वाले व्यक्ति की तरह उसने अनजाने में कपड़े पहने और बिना एक शब्द कहे घर से निकल गई। अस्पताल के रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बच्चे को देखने से डर लग रहा था। वह भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं चाहती थी। जब वह अस्पताल पहुंची तो वह वेटिंग रूम में बैठ गई, जितना हो सके शांत दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ ठंडे और भीगे हुए थे। तुरंत बाद डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया। कुछ मिनटों के बाद प्रिया जांच की मेज पर लेटी थी। उसके पेट पर जेल लगाया गया और अल्ट्रासाउंड मशीन उसकी त्वचा को छू गई। स्क्रीन पर काली सफ़ेद छवि दिखाई दी और तुरंत बाद बच्चे के दिल की धड़कन पूरे कमरे में गूंजने लगी। एक तेज, शक्तिशाली और जीवन ध्वनि। यह रहा, बच्चा स्वस्थ रूप से विकसित हो रहा है, डॉक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया का सीना जकड़ गया। उसे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी है, लेकिन उन शब्दों को सुनने के पल में उसके दिल की गहराई में कंपन हुआ। क्या बच्चा ठीक है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। हाँ, बहुत स्वस्थ है। दिल की धड़कन मजबूत है और विकास भी सामान्य सीमा के भीतर है। आंसू बहने लगे, इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाती। प्रिया ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और चुपचाप रोने लगी। अब यह स्पष्ट था, उसके अंदर एक जीवन पल रहा था। ये सच था। डॉक्टर ने मशीन बंद कर दी और उसे कोमल आंखों से देखा। चलो थोड़ी देर बात करते हैं। प्रिया झिझकी। उसका दिल नरम हो गया था और ऐसा लगा जैसे सब कुछ उजागर हो गया हो, लेकिन वह इस बोझ को अकेले नहीं उठा सकती थी। डॉक्टर, जैसा आपने कहा, मैं पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि बच्चे का पिता कौन है। उसकी आवाज़ छोटी और चिंता से भरी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको किस बात का डर है? डॉक्टर के शांत सवाल को सुनकर प्रिया ने एक गहरी सांस ली। मुझे डर है कि बच्चा मेरे बेटे का है। डॉक्टर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आप क्या कह रही हैं? मैंने अपने बेटे के दराज में अपनी पैंटी पाई। वह सिर्फ 16 साल का है। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लेकिन यह विचार मेरे दिमाग में घूमता रहता है। क्या ये हो सकता है? क्या उसने मेरे सोते समय कुछ किया होगा? मैं ऐसा ही सोचती रहती हूँ। डॉक्टर ने सांस छोड़ी, पेशेवर रवैया बनाए रखने की कोशिश करते हुए। क्या आपने इस बारे में पुलिस से बात की है? प्रिया ने सिर हिलाया। अभी नहीं, मैं नहीं कह सकती। वह मेरा बेटा है। लेकिन अगर यह सच है तो क्या? डॉक्टर एक पल के लिए चुप रहा और फिर गंभीरता से बोला, उस संदेह को दूर करने का एक तरीका है। प्रिया ने उसे आश्चर्य से देखा। कौन सा तरीका? गर्भावस्था के दौरान भी DNA परीक्षण किया जा सकता है। माँ के खून और बेटे की लार की तुलना करके यह पुष्टि की जा सकती है कि भ्रूण के साथ सीधा वंशानुगत संबंध है या नहीं। प्रिया ने कई बार अपनी पलकें झपकाईं। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, यह एक सुरक्षित प्रक्रिया है। परिणाम आमतौर पर 2 सप्ताह के भीतर आ जाते हैं। उसे अपने पूरे शरीर में एक राहत का एहसास हुआ। शायद इस परीक्षण के माध्यम से वह अपने सबसे भयानक डर से छुटकारा पा सकती थी। भले ही यह सभी समस्याओं का समाधान न करे, लेकिन कम से कम वह एक सबसे भयानक संदेह को दूर कर सकती थी। मैं परीक्षण करवाना चाहती हूँ, उसने अपने आंसू पोंछते हुए दृढ़ता से कहा। ठीक है, हम अभी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपने बेटे का लार का नमूना लेने में कठिनाई हो तो हमें बताएं, हम सहायता कर सकते हैं। प्रिया ने सिर हिलाया। मैं यह कर सकती हूँ। मैं उसके सोते समय चुपके से ले लूँगी। डॉक्टर ने सावधानी से नोट्स लिए। हम इसे सबसे शांत और सतर्क तरीके से करेंगे। उस दोपहर क्लिनिक से निकलने के तुरंत बाद प्रिया सीधे निर्दिष्ट आनुवंशिक परीक्षण केंद्र गई। वह देरी नहीं कर सकती थी। वह सच जानना चाहती थी। केंद्र का वेटिंग रूम ठंडा और शांत था। उसने अपने कांपते हाथों को कसकर पकड़ लिया और इंतज़ार करने लगी। तुरंत बाद एक कोमल आवाज़
और स्थिर हाथों वाली एक नर्स ने उसका नाम पुकारा। खून लेना बहुत सरल था और कोई समस्या नहीं थी। ये गाल के म्यूकोसा का नमूना लेने के लिए स्वैब है। नर्स ने समझाया और उसे एक छोटी ट्यूब दी जिसमें एक सीलबंद कॉटन स्वैब था। आपको बस इसे गाल के अंदर रगड़ना है और कल सुबह हमें वापस लाना है। प्रिया ने चुपचाप सिर हिलाया और उसने सावधानी से उस ट्यूब को अपने बैग में रख लिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने हाथ में एक जलता हुआ रहस्य पकड़े हुए हो। घर के रास्ते में उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। शांत रहना था, जो करना था उसे करने के लिए हिम्मत चाहिए थी। जब वह देर दोपहर घर पहुंची तो रोहन लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था, वीडियो गेम पर ध्यान केंद्रित किए हुए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। प्रिया उसे दूर से देखती रही। वह उसकी आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसे अपने बेटे पर शक करने का बहुत अफसोस था, लेकिन वह उस संदेह को अपने दिमाग को नष्ट नहीं करने दे सकती थी। उसने देर रात तक इंतज़ार किया। जब सब कुछ शांत हो गया तो रोहन ने नींद में गुड़सा करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। नाइट, माँ कहा और अपने कमरे में चला गया। प्रिया ने सिर हिलाकर जवाब दिया, लेकिन उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, बस समय बीतने का इंतज़ार कर रही थी। वह तभी कार्रवाई कर सकती थी जब उसे यकीन हो जाए कि वह गहरी नींद में सो गया है। सुबह 4 बजे प्रिया ने सावधानी से कंबल हटाया और उठ खड़ी हुई। वह ठंडे फर्श पर नंगे पैर चली और सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी जेब में गाल के म्यूकोसा का नमूना लेने वाली ट्यूब थी। जब वह रोहन के कमरे के सामने रुकी तो दरवाज़ा थोड़ा खुला था। बाहर से स्ट्रीट लाइट की रोशनी पर्दों से छनकर आ रही थी, लड़के के चेहरे पर धुंधली रोशनी डाल रही थी। रोहन करवट लेकर लेटा था, शांति से सो रहा था। उसकी सांसें नियमित थीं। यह दृश्य देखकर प्रिया का दिल दुखने लगा। यह बच्चा वह बेटा था जो बुरे सपने आने पर उसकी गोद में दुबक जाता था। वह ऐसे बच्चे को इतनी भयानक चीज़ से कैसे जोड़ सकती थी? लेकिन दराज में छिपी पैंटी की छवि अभी भी उसे परेशान कर रही थी। उसे निश्चितता चाहिए थी। कांपते हाथों से उसने ट्यूब खोली और सावधानी से कॉटन स्वैब निकाला। उसने अपनी सांस रोकी, दबे पांव पास गई और धीरे से रोहन के गाल के अंदर रगड़ा। रोहन थोड़ा हिला और अपना चेहरा थोड़ा घुमाया, लेकिन सोता रहा। प्रिया ने जल्दी से कॉटन स्वैब को ट्यूब में डाला और उसे कसकर बंद कर दिया। फिर वह चुपचाप कमरे से निकल गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। अपने कमरे में वापस आकर वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह और नहीं सो सकी। जब सूरज उगा तो प्रिया ने अपना बैग लिया और चुपचाप घर से निकल गई। उसने रोहन से बात करने से परहेज किया। गाड़ी चलाते समय उसका दिल उसकी छाती से बाहर निकलने को था। जैसे ही वह परीक्षण केंद्र पहुंची, उसने नमूना जमा कर दिया और कर्मचारी ने कहा कि परिणाम 8 दिनों में आ जाएगा। वह थके हुए पैरों से चली गई। इंतज़ार का बोझ बहुत भारी था। घर आकर प्रिया ने सामान्य रूप से खाना बनाया, सफाई की ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसके दिमाग में केवल संख्या 8 दिन थी। वह उस संख्या को एक मंत्र पारी बने की तरह बुदबुदाती रही, उम्मीद करती रही कि समय तेज़ी से बीतेगा। जब वह सब्जियां काट रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। वह चौंक गई, चाकू नीचे रखा और दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर इंस्पेक्टर वर्मा और एक अन्य पुलिस अधिकारी थे। नमस्ते प्रिया जी, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? इंस्पेक्टर वर्मा ने गंभीर आवाज़ में कहा। प्रिया को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने सिर हिलाया और उन्हें घर में आमंत्रित किया। उसने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में चिंता स्पष्ट थी। क्या आपको कोई सुराग मिला है? इंस्पेक्टर वर्मा ने सिर हिलाया। हमने आसपास की सभी सड़कों के सभी सुरक्षा कैमरों की जांच की है। जबरन घुसने या किसी संदिग्ध व्यक्ति का कोई निशान नहीं है, और पड़ोसियों ने भी पुष्टि की है कि आपके यहाँ बहुत कम मेहमान आते हैं। पुलिस के हर शब्द उसके सीने पर एक बोझ की तरह थे। अगर कोई नहीं आया तो कौन था? इंस्पेक्टर वर्मा ने आगे कहा।
क्या आपको सच में कुछ भी असामान्य याद नहीं है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो? प्रिया झिझकी रोहन का चेहरा और दराज में रखी पैंटी की याद उसके दिमाग में कौंधी, लेकिन वह अभी नहीं कह सकती थी। उसका बेटा सुन सकता था और उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और झूठ बोला, नहीं, कुछ खास नहीं, बस एक दिन अचानक मुझे ठीक नहीं लगा। इंस्पेक्टर वर्मा ने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसके भावों को पढ़ना चाहता हो, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। अगर आपको बाद में कुछ याद आए तो हमें ज़रूर बताएं। अब हमारे पास सुरागों की कमी हो रही है। पुलिस के जाने के बाद प्रिया ने चुपचाप दरवाज़ा बंद किया और उस पर झुक गई। उसके पैर नरम हो गए थे, वह लगभग गिर गई थी। उसने अभी पुलिस से झूठ बोला था। वह एक ऐसा रहस्य छिपा रही थी जो सब कुछ बदल सकता था, लेकिन बिना सबूत के वह रोहन पर शक नहीं कर सकती थी। 8 दिन उसने मन ही मन बुदबुदाया सच जानने के लिए, बस 8 दिन और। उस दौरान समय बेरहमी से और धीरे धीरे बीतता गया। हर पल डर और उम्मीद के बीच एक लड़ाई थी। 8 दिन बीत चुके थे, लेकिन प्रिया के लिए वह समय अनंत काल जैसा लंबा था। जिस क्षण से उसने परीक्षण का नमूना जमा किया था, समय जैसे रुक गया था और उसकी जिंदगी भी एक ठहराव की स्थिति में थी। डीएनए परीक्षण के परिणामों की प्रतीक्षा करते हुए वह एक खामोश दर्द में कैद थी। बाहर से उसने अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश की। उसने कॉफ़ी बनाई, घर की सफाई की, रोहन को देखकर मुस्कुराई, लेकिन अंदर से वह डर, चिंता और अपराधबोध से भरी हुई थी। रोहन अभी भी स्कूल जाता, गेम खेलता और शेरू को आंगन में घुमाने ले जाता था। बाहर से वह ठीक लग रहा था, लेकिन प्रिया लगातार उसके कार्यों पर नज़र रख रही थी। दराज में रखी पैंटी की याद अभी भी उसे परेशान कर रही थी और वह निश्चित नहीं थी कि इसका वास्तव में क्या मतलब है। और अब सच्चाई का क्षण आ रहा था। उस सुबह जब प्रिया कॉफ़ी बना रही थी तो फ़ोन बजा। स्क्रीन पर परीक्षण केंद्र का नाम दिखाई दिया और उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने फ़ोन उठाया। नमस्ते प्रिया जी, डीएनए परीक्षण के परिणाम आपके पंजीकृत ईमेल पर भेज दिए गए हैं। उसने लगभग न सुनाई देने वाली आवाज़ में धन्यवाद कहा और फ़ोन काट दिया। कुछ सेकंड के लिए प्रिया फ़ोन पकड़े हुए चुपचाप खड़ी रही। तुरंत बाद वह लिविंग रूम में गई और अपना लैपटॉप चालू किया। हर क्लिक बहुत भारी था। स्क्रीन धीरे धीरे लोड हुई और अंत में उसके इनबॉक्स में संदेश आ गया। विषय बहुत स्पष्ट था, गोपनीय डीएनए परीक्षण परिणाम। प्रिया को हिम्मत जुटाने में कुछ मिनट लगे। अंत में जब उसने क्लिक किया और स्क्रीन पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसकी दुनिया जैसे रुक गई। रोहन कुमार का भ्रूण के साथ कोई वंशानुगत संबंध नहीं है। उसने उस वाक्य को बार बार पढ़ा। रोहन बच्चे का पिता नहीं था। एक राहत की सांस निकली। प्रिया घुटनों के बल बैठ गई और चुपचाप रोने लगी। नरक जैसे संदेह का दर्द गायब हो गया था, लेकिन उसकी जगह अपराध बोध का एहसास था। उसने अपने बेटे पर शक किया था, उसे दूर कर दिया था और चुपके से उसके गाल का नमूना लिया था। माँ को माफ़ कर दो रोहन, माँ को सच में माफ़ कर दो। लेकिन तभी एक और सवाल उठा, तो आखिर ये किसने किया था और वे बिना कोई निशान छोड़े इस घर में कैसे घुसे? निश्चितता एक बार फिर ढह गई। राहत का एहसास क्षणभंगुर था और उसकी जगह एक गहरा और अधिक अंधकारमय डर था। असली अपराधी अभी भी कहीं बाहर था। कुछ दिनों तक प्रिया ने अपनी सामान्य दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसे नहीं छोड़ा। घर का हर कोना, हर छोटी सी आवाज़ उसे तनाव में डाल देती थी। क्या अब भी कोई उस पर नज़र रख रहा है? ये एक बार हो चुका था। एक दोपहर फ़ोन फिर बजा। इस बार पुलिस विभाग से था। इंस्पेक्टर वर्मा की आवाज़ दूर और ठंडी थी। प्रिया जी, ये बताते हुए खेद है, लेकिन हम जांच को अस्थायी रूप से रोक देंगे। क्या? क्यों? अपराध का कोई निशान नहीं है। सुरक्षा कैमरों में कोई अजनबी आते जाते रिकॉर्ड नहीं हुआ और जबरन घुसने का कोई निशान भी नहीं मिला। प्रिया ने फ़ोन को कसकर पकड़ लिया। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। हो सकता है
आपको याद न हो। यह भी संभव है कि यह एक सहमति से बना संबंध था। मैंने शराब नहीं पी, मैं बाहर नहीं गई, मैं किसी से नहीं मिली, मैं सिर्फ अपने बेटे के साथ घर पर थी। एक असहज खामोशी छा गई। मैं समझता हूँ, लेकिन कोई सबूत नहीं है। हम जांच जारी नहीं रख सकते। अगर कोई और सुराग मिलता है तो हम फिर से जांच करेंगे। फ़ोन कट गया। प्रिया फ़ोन पकड़े हुए वहीं खड़ी रह गई, एक बार फिर स्तब्ध। वह अकेली थी। सच्चाई अभी भी अंधेरे में छिपी थी और डर और भी स्पष्ट होता जा रहा था। प्रिया लिविंग रूम के बीच में खड़ी थी। कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। उसका शरीर वहाँ था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं दूर थी। दर्द और गुस्से में खो जाने का एहसास। दुनिया ने उसकी न्याय हाँ की गुहार को अनसुना कर दिया था। उसके दिन एक खामोश कोहरे में बीत रहे थे। उसने एक सामान्य जीवन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह डूब रही थी। फिर भी उसके पेट में जीवन नहीं रुका। पेट अब स्पष्ट रूप से उभर आया था, लगातार एक बिना जवाब वाले अतीत और एक अपरिहार्य भविष्य की याद दिला रहा था। 5 महीने की गर्भवती बच्चा और भी स्वस्थ हो रहा था, अपनी जीवन शक्ति दिखा रहा था। शुरुआत में उसने गर्भपात पर भी विचार किया था। वह सब कुछ मिटा देना चाहती थी, जैसे कभी हुआ ही न हो। लेकिन समय बीतता गया और जिस क्षण से उसने बच्चे की पहली लात महसूस की, कुछ बदलना शुरू हो गया था। वह जीवन एक निर्दोष प्राणी था। प्रिया को एक खामोश जुड़ाव और हर हरकत से एक छोटी लेकिन स्पष्ट उम्मीद महसूस होने लगी। और अंत में बच्चे के लिंग का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का दिन आ गया। उसका दिल पहले से शांत था। अभी भी डर था, लेकिन उसके अंदर स्वीकृति और स्वागत भी था। जांच की मेज पर लेटे हुए प्रिया ने अपने पेट पर ठंडे जेल की परत महसूस की। अल्ट्रासाउंड मशीन धीरे धीरे घूमी और स्क्रीन पर छवि दिखाई दी। बच्चे के दिल की तेज़ और शक्तिशाली धड़कन पूरे कमरे में गूंज उठी। बच्चा बहुत स्वस्थ रूप से विकसित हो रहा है, डॉक्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने अपने आंसू रोकने की कोशिश की। एक कीमती छोटा शरीर स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जोर से हिल रहा था। क्या आप लिंग जानना चाहती हैं? डॉक्टर ने पूछा। प्रिया ने चुपचाप सिर हिलाया। डॉक्टर ने मशीन को समायोजित किया और ध्यान केंद्रित किया। यह एक लड़की है। प्रिया ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। आंसू बह निकले। यह एक लड़की थी, एक बेटी, एक रहस्यमय और साथ ही प्यार से भरा जीवन उसके अंदर पल रहा था। उस पल में सभी डर, सभी संदेह भूल गए। प्रिया ने बस उस बच्चे की रक्षा करने की तीव्र इच्छा महसूस की। जब वह अस्पताल से अल्ट्रासाउंड की तस्वीर हाथ में लेकर निकली तो प्रिया पहले से अलग थी। वह मजबूत हो गई थी। अब अतीत का जवाब न जानना भी ठीक था। अपनी बेटी को एक सुरक्षित भविष्य देने का संकल्प स्पष्ट था। सच्चाई अभी भी कहीं छिपी हुई थी, लेकिन उसका दिल साफ था। वह इस बच्चे को वैसे ही प्यार करेगी जैसी वह है। अगले महीने धीरे धीरे बीते। जांचें, सुबह की बीमारी, बिना नींद की रातें। उसका पेट बड़ा होता गया और उम्मीद डर के साथ मिल गई। फिर एक सुबह सब कुछ बदल गया। एक अचानक दर्द ने प्रिया को जगा दिया। एक इतना तेज़ दर्द कि सांस लेना असंभव था। वह चिल्लाई, रोहन। उसका दिल फटने को था और रोहन घबराकर कमरे में भागा। माँ, क्या हुआ? प्रिया बोल नहीं सकी, बस दर्द में सिकुड़ गई। तेज़ और जल्दी संकुचन आने लगे। रोहन ने कांपती आवाज़ में एम्बुलेंस को फ़ोन किया। इस बीच एक गर्म तरल उसकी दोनों टांगों के बीच बह गया। पानी की थैली फट गई थी। बच्चा जन्म लेने वाला था। कुछ मिनटों के बाद एम्बुलेंस का सायरन गूंजा, गली की शांति को भंग कर दिया। 2 पैरामेडिक्स जल्दी से अंदर आए और सावधानी से प्रिया को उठाया। उसने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सब ठीक हो जाएगा माँ, रोहन ने कहा, अपने कांपते दिल को छिपाने की कोशिश करते हुए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेटा, प्रिया फुसफुसाई, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ माँ। प्रिया को
स्ट्रेचर पर रखा गया और एम्बुलेंस में ले जाया गया। दर्द और भी तेज़ होता जा रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह जानती थी कि जल्द ही उसकी सारी हिम्मत का कारण जन्म लेने वाला था। अस्पताल का रास्ता एक भ्रमित और डरावने सपने जैसा था। सायरन की आवाज़ और पैरामेडिक्स के तेज़ निर्देश आपस में मिल गए और प्रिया ने जितना हो सके शांत रहने की कोशिश की। उसकी बेटी जन्म लेने वाली थी, उसे मजबूत होना था। जैसे ही वे अस्पताल पहुँचे, मेडिकल टीम ने उसे डिलीवरी रूम में स्थानांतरित कर दिया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। गर्भाशय पूरी तरह से खुल गया है। बच्चा बस आने ही वाला है, डॉक्टर ने दस्ताने पहनते हुए कहा। प्रिया को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। उसका पूरा शरीर जल रहा था, दिमाग घूम रहा था और आंखें खोलना भी मुश्किल हो रहा था। धक्का लगाओ प्रिया जी, आप यह कर सकती हैं। डॉक्टर के चिल्लाने पर प्रिया ने बिस्तर के किनारे को कसकर पकड़ लिया। अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई और बच्चे को बाहर धकेला। लगभग असहनीय दर्द में वह रुकी नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया और फिर अचानक एक तीखी रोने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। यह एक लड़की है, डॉक्टर ने नवजात शिशु को उठाते हुए कहा। बहुत स्वस्थ है। प्रिया ने अपने पूरे शरीर में ताकत खत्म महसूस की और बिस्तर पर गिर गई। आंसू बह निकले। इस बार खुशी के थे। नर्स ने सावधानी से बच्चे को उसकी छाती पर रखा। एक छोटा गर्म प्राणी, गुलाबी त्वचा, आंखें बंद और चुपचाप सांस ले रहा था। प्रिया ने भावुक होकर बच्चे को देखा और फुसफुसाई, तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल सही। उसने धीरे से अपनी बेटी के गाल को सहलाया। मेरी बेटी, मेरा चमत्कार। बच्चे ने अपनी माँ की आवाज़ सुनी, धीरे से अपनी आंखें खोली और फिर बंद कर ली। प्रिया आंसुओं में मुस्कुराई। वह प्यार बहुत बड़ा था। माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। जब तक माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। उस पल में सभी डर, सभी दर्द, सभी बिना जवाब वाले सवाल गायब हो गए। केवल वह और उसकी बेटी मौजूद थे। प्रिया ने उन सभी चीज़ों को याद किया जो बीत चुकी थीं। सदमा, संदेह, खामोशी, अंतहीन चिंताएं। लेकिन अब इस कीमती छोटे प्राणी को अपनी बाहों में पकड़े हुए वह खुद से निश्चित हो सकती थी। तुम्हारी योजना नहीं बनाई गई थी, लेकिन तुम सबसे सुंदर उपहार हो जो माँ को मिला है। प्रिया ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम मेरी परी हो। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे आज तक सहने की शक्ति दी। और उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिल की गहराई से एक धन्यवाद की प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद प्रिया बच्चे को घर ले आई। बच्चे का कमरा पहले से ही तैयार था। दीवारें हल्के रंगों में रंगी हुई थीं। एक सुंदर पालना और चारों ओर नरम खिलौने थे। जिस क्षण उसने पहली बार अपनी बेटी को पालने में रखा, प्रिया का दिल भावनाओं से भर गया। बच्चा एक परी की तरह शांति से सो रहा था। तुरंत बाद पड़ोसी आने लगे। प्रिया को मोहल्ले में हर कोई पसंद करता था और अब हर कोई बच्चे को देखने आना चाहता था। एक बूढ़ी औरत खुद से सिले हुए बच्चों के कपड़े लेकर आई। एक और पड़ोसी ने छोटे जूते और एक प्यारा खिलौना उपहार में दिया। हर कोई बच्चे की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था। प्रिया बच्ची बहुत सुंदर है, पड़ोस की सबसे बूढ़ी महिला ने कहा। उसके गाल देखो, बिल्कुल गुड़िया जैसी। यह सच में भगवान का आशीर्वाद है। एक और पड़ोसी ने एक टेडी बियर दिया और हंसा। तुम सच में भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह राजकुमारी मिली है। प्रिया धीरे से मुस्कुराई और धन्यवाद दिया। जब किसी ने बच्चे के पिता के बारे में पूछा तो उसने बस चुपचाप कहा, यह एक लंबी कहानी है, मैं इसे याद नहीं करना चाहती। लोगों ने उसकी खामोशी का सम्मान किया और जल्दी से विषय बदल दिया। जिंदगी हल्की और शांतिपूर्ण लगने लगी थी। हालांकि एक धूप वाली दोपहर में एक अप्रत्याशित घटना घटी। प्रिया लिविंग रूम में बैठी थी, बच्चे को सावधानी से पकड़े हुए और दूध पिला रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। वह धीरे धीरे उठी, बच्चे को गोद में लेकर दरवाजे पर गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो विक्रम एक मुस्कान के साथ दहलीज पर खड़ा था। उसके हाथ में रंगीन कागज में लिपटा एक उपहार था। नमस्ते प्रिया जी, सुना है राजकुमारी घर आ गई है।
उसकी आवाज़ कोमल थी और उसकी आंखों में एक गर्मजोशी भरी चमक थी। प्रिया ने विक्रम को दरवाजे पर खड़ा देखा और धीरे से मुस्कुराई। वह हमेशा एक दयालु और मददगार पड़ोसी रहा था, इसलिए उसकी उपस्थिति ने उसके दिल को गर्म कर दिया। नमस्ते, अंदर आओ, उसने उसे घर में आमंत्रित किया। लिविंग रूम से गुजरते हुए विक्रम ने बच्चे के कमरे को देखा। प्यार से सजाया गया एक कमरा। वाह, कमरा बहुत सुंदर है, उसने कहा। तुम्हारी देखभाल महसूस की जा सकती है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। प्रिया ने चुपचाप अपनी बेटी को देखते हुए जवाब दिया। मैं चाय बनाती हूँ, क्या तुम इसे पकड़ोगे? बेशक, खुशी से। विक्रम ने उपहार मेज पर रखा और अपनी बाहें फैलाईं। प्रिया ने सावधानी से बच्चे को उसकी बाहों में रख दिया। विक्रम ने बच्चे को सावधानी से पकड़ा और उसके शांत चेहरे को देखा। कितनी छोटी और सुंदर है, सच में एक परी है। प्रिया निश्चिंत होकर रसोई में चली गई। चाय बनाते समय वह मुस्कुराई जब उसने लिविंग रूम से विक्रम को बच्चे से धीरे धीरे बात करते हुए सुना। लेकिन जिस क्षण उसने चाय का कप उठाया और लिविंग रूम में वापस आई, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। चाय का कप उसके हाथ से फिसल गया और गर्म चाय फर्श पर गिर गई। प्रिया को अपने पैर पर जलन का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। वह बस विक्रम के हाथ पर मौजूद तिल को घूर रही थी। वह बिल्कुल वैसा ही तिल था जैसा उसकी बेटी के हाथ पर था। विक्रम चौंकर खड़ा हो गया। प्रिया जी, आप ठीक हैं? आप जल गईं। लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। वह बस उस तिल को घूरती रही। कैसे उसके हाथ पर ठीक वैसा ही तिल कैसे हो सकता है जैसा उसकी बेटी का है? प्रिया ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, शायद थकान की वजह से है। मैं बच्ची के साथ थोड़ी देर लेटूंगी, तुम यहीं रुको। नहीं नहीं, आप आराम कीजिए, मैं ठीक हूँ। सच में, उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम के जाने के बाद प्रिया तुरंत अपनी बेटी को लेकर कमरे में भागी। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से फ़ोन मिलाया। इंस्पेक्टर वर्मा, मुझे पता है कि यह किसने किया है। यह विक्रम है। आज मैंने उसके हाथ पर एक तिल देखा जो बिल्कुल मेरी बेटी जैसा है। वह बच्चे का पिता है। उसने मेरा फ़ायदा उठाया है। कुछ पलों की खामोशी के बाद इंस्पेक्टर वर्मा की आवाज़ आई, आप शांत रहिए, हम तुरंत वहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ मिनटों के बाद पुलिस की गाड़ी का सायरन गूंजा, शांत गली को चीरता हुआ। 3 पुलिसकर्मी जल्दी से गाड़ी से उतरे, जिनका नेतृत्व इंस्पेक्टर वर्मा कर रहे थे। विक्रम ने दरवाज़ा खोला और घबराए हुए चेहरे से कहा, आप लोगों को क्या चाहिए? विक्रम सिंह, आपको गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर वर्मा ने दृढ़ता से कहा। गिरफ्तार? आप क्या कह रहे हैं? ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। बलात्कार और प्रिया को गर्भवती करने के आरोप में हमारे पास जांच करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। पुलिसकर्मियों ने विक्रम को हथकड़ी लगा दी। उसने ज़ोरदार विरोध किया। यह एक गलतफहमी है। मैं उसका दोस्त हूँ। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। डीएनए सच बताएगा, इंस्पेक्टर वर्मा ने दृढ़ता से कहा। पुलिस स्टेशन में विक्रम को डीएनए परीक्षण के लिए अपना नमूना देना पड़ा। 2 दिन बाद परिणाम आ गए। इंस्पेक्टर वर्मा ने कांपते हाथों से परिणाम पत्र खोला और वह निश्चित थे विक्रम बच्चे का पिता था। गुस्सा उमड़ पड़ा। जितना ज़्यादा उन्होंने उस पर विश्वास किया था, यह झटका उतना ही बड़ा था। परिणाम देखकर विक्रम पूरी तरह से सन्न रह गया। जिस क्षण सच्चाई सामने आई, विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं बची है। अंत में एक छोटी और कांपती हुई आवाज़ में उसने सब कुछ कबूल करना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर वर्मा की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने सावधानी से कहा कि प्रिया के प्रति उसका जुनून बहुत पहले शुरू हो गया था। वह उसे लंबे समय से देख रहा था और मौके का इंतज़ार कर रहा था। जब उसकी शादी खत्म हो गई और उसका पति चला गया, तो विक्रम लंबे समय से उस पल का इंतज़ार कर रहा था। उसने प्रिया से संपर्क करने के तरीके खोजे, अक्सर मदद करने के लिए आता, एक ईमानदार चेहरा दिखाता और प्रिया और रोहन का विश्वास जीतना शुरू कर दिया। वह अक्सर उसके घर आता,
छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करने में मदद करने का नाटक करता या आंगन में घास काटने में मदद करता। और एक दिन जब प्रिया ध्यान नहीं दे रही थी, उसने चुपके से पिछले दरवाजे की चाबी ले ली, एक प्रतिलिपि बनाई और उसे वापस रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस चाबी से वह बिना किसी को पता चले उसके घर में आ जा सकता था। पिछले दरवाजे पर कोई कैमरा नहीं था और घर के पीछे एक घना झाड़ीदार खाली मैदान था। विक्रम ने सावधानी से पेड़ों के बीच एक गुप्त रास्ता साफ कर लिया था और वह रास्ता प्रिया के घर की बाड़ तक जाता था। यह सब एक सोची समझी साजिश थी। मौका एक गर्मी के दिन आया। वह दिन था जब प्रिया ने उसे एक टपकते नल को ठीक करने में मदद करने के लिए कहा था। उस दिन रोहन अपने पिता के घर पर था और शेरू विक्रम से परिचित हो गया था, क्योंकि वह हमेशा स्नैक्स लेकर आता था। मरम्मत के दौरान विक्रम ने जानबूझकर कहा कि उसे प्रिया को एक कमरे में ले जाने के लिए एक विशेष उपकरण की आवश्यकता है। इस बीच उसने उसके जूस के गिलास में पहले से तैयार की हुई नींद की गोलियां मिला दी। प्रिया ने बिना किसी शक के वह गिलास पी लिया और काम पूरा करने के बाद उसने सामान्य रूप से नमस्ते कहा और घर चला गया। कुछ घंटों बाद जब रात हुई तो विक्रम गुप्त रास्ते से आया, चुपचाप बाड़ पर चढ़ गया और नकल की हुई चाबी से पिछला दरवाज़ा खोला। शेरू ने परिचित चेहरा देखकर अपनी पूंछ हिलाई। वह चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर गया। प्रिया के कमरे में जो बेहोश थी और वह पूरी रात उस कमरे में रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह सुबह होने पर उसी रास्ते से चला गया। जब उसे पता चला कि प्रिया गर्भवती है तो विक्रम गहरे सदमे में था। उसे उम्मीद थी कि वह गर्भपात करा लेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यह डर कि बच्चा उसका हो सकता है बढ़ता गया। विक्रम ने फिर से घर आकर स्थिति को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। उसने प्रिया की एक पैंटी ली और उसे चुपके से रोहन के दराज में छिपा दिया, ताकि अगर कोई शक पैदा हो तो जिम्मेदारी रोहन पर आ जाए। लेकिन सभी योजनाएं गलत हो गईं। गर्भावस्था जारी रही, बच्चा पैदा हो गया और उस बच्चे के पास बिल्कुल वैसा ही तिल था जैसा विक्रम के पास था। कबूलनामे के खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर वर्मा चुपचाप बैठे रहे। उनके दिल में गुस्सा और घृणा उमड़ रही थी। अंत में सच्चाई सामने आ गई थी। विक्रम को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और न्याय ने अंततः अपना दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया। जब प्रिया ने वह सच्चाई सुनी तो उसका दिल टूटने को था। वह व्यक्ति था जिस पर उसने विश्वास किया था, जिसके लिए उसने अपना घर और अपना दिल खोला था। यह सच्चाई कि उसके साथ इतनी बेरहमी से विश्वासघात किया गया था, सहन करना मुश्किल था। हालांकि जब उसने अपनी सोती हुई बेटी को देखा तो प्रिया ने एक ऐसी ताकत महसूस की जो वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसके पास है। उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। एक निर्दोष प्राणी, वह तिल जो कभी डर का प्रतीक था, अब सच्चाई और साहस का प्रतीक महसूस हो रहा था। प्रिया ने महसूस किया कि अब उसे भविष्य के लिए जीना है, अतीत के लिए नहीं। रोहन का समर्थन जो हमेशा उसके साथ था और उसकी बेटी की मासूम मुस्कान ने उसे आशा दी। विश्वासघात का घाव आसानी से भरने वाला नहीं था, लेकिन बच्चे की हर मुस्कान धीरे धीरे उस दर्द को ढक रही थी। विक्रम को कानून की सज़ा भुगतनी पड़ी और देर से ही सही न्याय हुआ। अगर आप प्रिया की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप शुरू से ही सब कुछ पुलिस को बता देते? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं।